क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ में कुछ चुनौतियां बार-बार क्यों आती हैं? या क्यों कड़ी मेहनत के बाद भी वो एक आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल पाती? आपकी कुंडली में 9 ग्रह हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ग्रह आपकी आत्मा का कारक या फिर कह सकते हैं मार्गदर्शक कहलाता है। जैमिनी ज्योतिष में इसे कहते हैं आत्मकारक। नमस्कार। आज के वीडियो में हम किसी सामान्य भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके सोल प्लैनेट्स की। वह ग्रह जिसके पास आपकी कुंडली के सबसे ज्यादा अंश मतलब डिग्रीज हैं। यह ग्रह आपको यह नहीं बताता कि आपके साथ क्या होगा, बल्कि यह बताता है कि इस धरती पर आपकी आत्मा का आने का असली मकसद क्या है। आपकी कुंडली से ये पता चलता है सोल पर्पस क्या है, आपकी जीत कहाँ छुपी है और आपके पिछले जन्मों का वो कौन सा ऋण है जिसे चुकाने के लिए आपने इस शरीर को चुना है। तो तैयार हो जाइए अपनी आत्मा के इस सीक्रेट कोड को डिकोड करने के लिए। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आर.बी. धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं, बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं। आपकी कुंडली में 9 ग्रह हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ग्रह आपकी आत्मा का रिमोट कंट्रोल संभालता है। इसी ग्रह को कहते हैं आत्मकारक ग्रह। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सोल यानी आत्मा का मकसद नहीं बदलता। आपका जन्म क्यों हुआ, आप बार बार एक ही संघर्ष से क्यों गुजर रहे हैं, इन सब का जवाब छुपा है उस एक प्लैनेट्स में जिसके पास आपकी कुंडली के सबसे बड़े अंश हैं। वो कहलाता है आत्मकारक, द सोल प्लैनेट्स। ज्योतिष की दुनिया का वो गुप्त रहस्य है जो आपको ये नहीं बताएगा कि आपके साथ क्या होगा, बल्कि ये बताएगा कि आपको क्या बनना है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपका किंग प्लैनेट्स आपसे क्या चाहता है, आपको क्या निर्देश देता है और क्या परामर्श देता है। आज के इस विशेष वीडियो आत्मकारक सोल प्लैनेट्स में हम ज्योतिष के उस सबसे गहरे रहस्य को उजागर करेंगे जिसे आत्मकारक प्लैनेट्स कहा जाता है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जैमिनी ज्योतिष, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपकी कुंडली में सबसे अधिक अंश वाला ग्रह, हाईएस्ट डिग्रीज प्लैनेट ही आपका आत्मकारक कहलाता है। ये ग्रह न केवल आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, सोल पर्पस क्या है। इस वीडियो में हम इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अपनी कुंडली में अपना सोल प्लैनेट्स कैसे पहचानें। जब आत्मकारक ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या फिर त्रिक भावों यानी 6, 8, 12 में हो, तो जीवन की चुनौतियों को या फिर उच्च या नीच राशि में स्थित हो, तो ऐसे में आत्मा को कौन से कार्मिक पाठ सीखने पड़ते हैं। आत्मा की उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस ग्रह की शांति और इसके संदेश को समझना क्यों जरूरी है। चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छात्र हों या अपनी जीवन यात्रा, लाइफ जर्नी को गहराई से समझना चाहते हों, तो ये वीडियो आपको आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाएगा। मित्रों, आत्मकारक बताता है कि आपकी आत्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्योतिष शास्त्र में आत्मकारक ग्रह को कुंडली का राजा माना गया है
और यह वह ग्रह है जो आपकी जन्म कुंडली में सबसे अधिक अंश यानी डिग्रीज पर स्थित होता है। ये ग्रह सीधे तौर पर आपकी आत्मा की यात्रा, उसके संघर्षों और इस जन्म के वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है। यहाँ विस्तार से बताया जाएगा कि आत्मकारक ग्रह आत्मा के उद्देश्य को किस प्रकार से प्रकट करता है। आत्मा का स्वभाव और आत्मा की पहचान। आत्मकारक ग्रह ये बताता है कि आपकी आत्मा का मूल स्वभाव क्या है। ये आपकी गहरी इच्छाओं और उन आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आत्मकारक ग्रह शुभ स्थिति में है तो उस जातक, उस व्यक्ति का उद्देश्य दूसरों का मार्गदर्शन करना या फिर सृजन करना होता है। यदि ये कठिन स्थिति में है तो जीवन का उद्देश्य आत्म सुधार और अनुशासन सीखना होता है। प्रारब्ध और कर्मों का लेखा जोखा कैसे संबंधित है आत्मकारक से, आइए इसको जानते हैं। जैमिनी ज्योतिष के अनुसार आत्मकारक ग्रह उन विशेष कर्मों को दर्शाता है जिन्हें पूरा करने के लिए आत्मा ने इस शरीर को चुना है। ये उन पाठों यानी लेसन की ओर संकेत करता है जिन्हें सीखना इस जन्म में जरूरी है। ये जीवन की उन चुनौतियों को भी सिखाता है जिनका सामना करना आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी है। अक्सर आत्मकारक ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति को शुरुआत में तो कठिनाई होती है ताकि वह परिपक्व हो सके। आध्यात्मिक और भौतिक मार्ग का संतुलन इससे कैसे संबंधित है। आत्मकारक ग्रह का मुख्य कार्य केवल भौतिक सफलता दिलाना ही नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि भी है। ये ग्रह व्यक्ति को बार बार उन स्थितियों में डालता है जहां उसे अहंकार यानी ईगो को छोड़ करके सत्य को समझना पड़ता है। ये एक दर्पण की तरह है जो आपको आपकी कमियां सिखाता है अगर आप इन्हें सुधार सके तो। कारकांश कुंडली का इससे क्या संबंध है और इसका क्या महत्व है। जब आत्मकारक ग्रह को नवमांश कुंडली में देखा जाता है तो इसे कारकांश कहा जाता है। कारकांश जिस राशि में बैठा होता है वह आपके जीवन के परम लक्ष्य और उस क्षेत्र को बताता है जहां आपकी आत्मा को सबसे अधिक शांति और संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। और आत्मा का मुख्य उद्देश्य कैसे पहचाने। लेसन उन गुणों को विकसित करना जो उस ग्रह के सकारात्मक पक्ष हैं। उस ग्रह से संबंधित बुराइयों का, मोह का त्याग कैसे करें। जीवन के अंत तक एक बेहद और अधिक जागरूक इंसान बनना होगा। इसका निष्कर्ष यह है कि आत्मकारक ग्रह का उद्देश्य आपको केवल सुख देना नहीं है बल्कि आपको अनुभव देना और सुझाव देना भी है। वे आपको उन परिस्थितियों से गुजारता है जो आपकी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक हैं। आपकी आत्मा का वह कच्चा माल है जिसे इस जीवन में भट्ठी में पक करके, तपा करके कुंदन यानी शुद्ध सोना बनाना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ज्योतिष शास्त्र विशेष रूप से जैमिनी ज्योतिष में इस आत्मकारक ग्रह को अपनी उच्च राशि में स्थित होने से इसके बहुत सारे गहरे और प्रभावशाली अर्थ हो सकते हैं। ये स्थिति आत्मा की परिपक्वता और उसके पिछले जन्मों के संचित पुण्य कर्म की ओर संकेत करती है। उच्च स्तर की शक्ति। जब आत्मकारक उच्च का होता है, जन्म कुंडली में उच्च राशि में हो तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति यानी विल पावर बहुत प्रबल होती है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत स्पष्ट होता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा या नैतिकता नहीं खोता। उसकी आत्मा में एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास होता है। शुद्ध प्रारब्ध और संचित पुण्य का संबंध क्या है इससे। उच्च का आत्मकारक ये भी दर्शाता है कि आत्मा ने पिछले जन्मों में अपने कर्मों पर काफी काम किया है। इस जन्म में वह एक परिष्कृत अवस्था में आ गई है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अक्सर महत्वपूर्ण संसाधन,
सम्मान और सही मार्गदर्शन आसानी से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध सकारात्मक है। आदर्शवाद और उच्च नैतिक मूल्य का संबंध क्या है इससे? उच्च राशि का ग्रह अपने सर्वोत्तम गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए उच्च का आत्मकारक व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है। ऐसा व्यक्ति सिद्धांतों से समझौता करना पसंद नहीं करता। उसका जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि समाज में एक मानक स्थापित करना होता है। अहंकार की चुनौती, यहाँ एक सूक्ष्म चेतावनी भी है, क्योंकि ग्रह उच्च का है, इसलिए व्यक्ति में अहंकार यानी ईगो आने की संभावना ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। व्यक्ति को लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है या वह हमेशा सही है। आत्मा का मुख्य उद्देश्य यहाँ विनम्रता से सीखना बन जाता है। यदि व्यक्ति अपने उच्च ग्रह की शक्ति को अहंकार में बदल देता है तो आत्मिक पतन की संभावना बनती है। प्रभाव और सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च का आत्मकारक व्यक्ति को समाज में एक अधिकार प्रदान करता है। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं और उनकी सलाह को महत्व देते हैं। ये जिस भी क्षेत्र में होता है वहां अपने एक अलग छाप छोड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च का आत्मकारक ये संकेत देता है कि इस जन्म में आत्मा मोक्ष या उच्च चेतना के बहुत नजदीक है। अगर व्यक्ति भौतिकवाद के बजाय आत्मज्ञान की ओर मुड़े तो उसे बहुत तीव्र आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होने लगती है। सकारात्मक पक्ष है इसका अटूट साहस, स्पष्ट विजन और नेतृत्व और उच्च चरित्र। मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूं वाले भाव से बचना होगा। उच्च का आत्मकारक एक उपहार की तरह है। ये बताता है कि आपकी आत्मा के पास इस जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा, एनर्जी और शक्ति मौजूद है। आपका मुख्य उद्देश्य है उस शक्ति का उपयोग स्वार्थ के बजाय धर्म यानी परमार्थ या सही मार्ग और दूसरों के कल्याण के लिए करना है। ज्योतिष शास्त्र में आत्मकारक ग्रह का नीच राशि में होना एक अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक संकेत है। सामान्यतः लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन आत्मिक स्तर पर अगर इसका अर्थ देखा जाए तो बहुत सकारात्मक और परिवर्तनकारी हो सकता है। आध्यात्मिक विनम्रता और अहंकार का विसर्जन कैसे हो? नीच का आत्मकारक आत्मा को ये सिखाने आता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी चमक धमक में नहीं है, बल्कि विनम्रता में है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उसका अहंकार टूटता है। आत्मा का मुख्य उद्देश्य यहाँ शून्य होना और स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करना सीखना होता है। तीव्र आध्यात्मिक विकास, इससे कैसे संबंध है आत्मकारक का? अध्यात्म की दृष्टि से नीच का आत्मकारक बहुत शुभ माना जाता है। जब भौतिक संसाधन या बाहरी सम्मान में कमी महसूस होती है तब मनुष्य विवश हो जाता है कि भीतर मुड़ना है उसको। ये स्थिति वैराग्य की ओर उसे ले जाती है। ऐसी आत्मा का उद्देश्य है भौतिक जगत की मोह माया से ऊपर उठ करके परम सत्य की खोज करना होता है। संघर्षों के माध्यम से भी शुद्धि होती है। नीच राशि में स्थित ग्रह का ये दर्शाता है कि आत्मा ने इस जन्म में कुछ कठिन क्रमिक ऋण चुकाने का संकल्प लिया हुआ है। जीवन के शुरुआती वर्षों में असुरक्षा की भावना या आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति इन चुनौतियों को स्वीकार करता है उसकी आत्मा कुंदन की तरह चमकने लगती है। संघर्ष ही यही शिक्षक का कार्य करता है। सहानुभूति और करुणा से कैसे संबंध है इसका? क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं अभाव या तिरस्कार को अनुभव किया होता है, इसलिए उसकी आत्मा में दूसरों के दुख के प्रति गहरी संवेदना होती है। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य समाज के वंचित या दुखी वर्ग की सेवा करना होता है। वह दूसरों के दर्द को बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि आत्मीय रूप से समझता है।
अब इसमें उस ग्रह का नीच भंग का रहस्य क्या है? अगर कुंडली में उस ग्रह का नीच का भंग हो रहा हो और नीच भंग योग बन रहा हो तो क्या होगा? तो ये एक अद्भुत योग बनाता है। उसका अर्थ है कि व्यक्ति पहले राख से उठेगा और फिर शिखर पर पहुंचेगा। ये जीरो से हीरो बनने की यात्रा को दर्शाता है। यह व्यक्ति अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। विशेषता क्या है नीच का आत्मकारक की? धैर्य, सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा, चुनौती, आत्मविश्वास की कमी या स्वयं को कमतर आंकना। आध्यात्मिक लाभ क्या है? अहंकार का शीघ्र नाश और मोक्ष की ओर झुकाव। शक्ति, कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की अद्भुत क्षमता देती है। तो इसका निष्कर्ष है कि नीच का आत्मकारक ये संदेश देता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में विश्राम करने के लिए नहीं बल्कि कठिन प्रशिक्षण लेने के लिए आई है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है और अपनी कमजोरी को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही परम सिद्धि है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब आत्मकारक ग्रह अपनी शत्रु राशि यानी एनिमी साइन में स्थित होता है तो ये एक विशेष प्रकार के कार्मिक कश्मकश को दर्शाता है। इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जा सकता है जहां एक राजा आत्मा को किसी ऐसे स्थान पर रहना पड़ता है जहां के नियम और वातावरण उसके प्रभाव के बिल्कुल विपरीत हैं। आंतरिक संघर्ष और द्वंद्व होता है। शत्रु राशि में आत्मकारक का होना घर में अजनबी होने जैसा महसूस होता है। व्यक्ति के भीतर अक्सर एक विरोधाभास चलता रहता है। उसकी आत्मा जो चाहती है और उसकी बाहरी परिस्थितियां जो मांग करती हैं उनमें तालमेल बैठाना बड़ा मुश्किल होता है। इस संघर्ष के माध्यम से संतुलन और अनुकूलन सीखना भी एक उद्देश्य है। निरंतर चुनौतियों का सामना कब करना पड़ता है? क्योंकि ग्रह अपने शत्रु के घर में है, इसलिए उसे अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए सामान्य से अधिक कोशिश करनी पड़ती है। जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिल पाती। हर कदम पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत मजबूत और उत्तरजीवी बनाती है। रिश्तों और सामाजिक तालमेल में भी कठिनाई होती है। शत्रु राशि का आत्मकारक अक्सर ये संकेत देता है कि व्यक्ति को उन लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है या रहना पड़ सकता है जिनका दृष्टिकोण उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सीख क्या मिलती है? सीख मिलती है कि यहाँ आत्मा का मुख्य उद्देश्य असहमति के बावजूद साथ चलना है और कूटनीति सीखना है। ये सिखाता है कि बिना विचलित हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए। असहजता से विकास की ओर आत्मा अपनी सबसे बड़ी छलांग अक्सर असहजता में ही लगाती है। शत्रु राशि में बैठा ग्रह व्यक्ति को कभी भी सेटल्ड या आलसी महसूस नहीं होने देता। वह उसे लगातार धक्का देता रहता है ताकि वो अपनी सीमाओं से बाहर निकले। ये स्थिति एक मजबूत चरित्र का निर्माण करती है जो किसी भी माहौल में ढलने की क्षमता प्रदान करती है। सतर्कता और जागरूकता भी आवश्यक है। शत्रु के घर में बैठा व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता ही है। इसी तरह ऐसा आत्मकारक व्यक्ति को जीवन के प्रति बहुत जागरूक और रणनीतिक बनाता है। वह भावुकता से बहने के बजाय परिस्थितियों का बारीकी से विश्लेषण करना सीख जाता है। मुख्य चुनौतियां क्या होती हैं? बार बार होने वाली बाधाएं और विरोध होता है। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? प्रतिकूलताओं के बीच में अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति का विकास, सहनशीलता, धैर्य और कूटनीति कौशल में वृद्धि। कर्म का संदेश क्या है? आपकी पहचान खोए बिना विपरीत विचार धाराओं का सम्मान करना होगा। तो निष्कर्ष पर बात की जाए तो शत्रु राशि में स्थित आत्मकारक ये संदेश देता है कि आपके जीवन का मार्ग सीधा और सरल नहीं है, लेकिन वही ऊबड़ खाबड़ रास्ता आपकी आत्मा को सबसे शक्तिशाली अनुभव प्रदान करेगा।
आपका उद्देश्य दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि दुनिया के विरोध के बावजूद स्वयं को स्थिर रखना सीखना है। ज्योतिष शास्त्र में जब आत्म कारक ग्रह अपनी मित्र राशि में होगा, अगर मित्र राशि में स्थित होता है तो उसे आत्मा की यात्रा के लिए एक अनुकूल और सहायक स्थिति का माना जाता है। उसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक राजा अपने किसी प्रिय मित्र या शुभ चिंतक के घर में मेहमान बनकर के ठहरा हो। सहज आत्म अभिव्यक्ति इससे होती है। जब आत्मकारक मित्र राशि में होता है तो व्यक्ति को अपनी आंतरिक इच्छाओं और क्षमताओं को प्रकट करने में बहुत कम संघर्ष करना पड़ता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा का उद्देश्य एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक तालमेल होता है, सहायक वातावरण और अवसर भी मिलते हैं। जीवन में व्यक्ति को अक्सर ऐसे लोग, गुरु या परिस्थितियां मिलती हैं जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस जन्म का मुख्य उद्देश्य है अपनी प्रतिभा का विस्तार करना और दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा सृजन करना होता है। उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अकेले नहीं लड़ना पड़ता, समाज और परिवार का सहयोग भी उसे सहज प्राप्त होता है। सकारात्मकता और मानसिक शांति से क्या संबंध है? मित्र राशि में बैठा ग्रह सहज महसूस करता है, इसीलिए उस व्यक्ति का स्वभाव आमतौर पर आशावादी होता है और शांत होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह जल्दी विचलित नहीं होता, बल्कि उसे अपनी क्षमताओं पर और ब्रह्मांड की सहायता पर भरोसा होता है। कौशल का विकास और विशेषज्ञता कैसे हासिल हो? मित्र राशि में आत्मकारक व्यक्ति को अपने नैसर्गिक गुणों को निखारने का अवसर देता है। ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में जाता है वहाँ बहुत जल्दी कंफर्ट महसूस करने लगता है और अपनी विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। सामाजिक सद्भाव और संबंध कैसे बनाता है? चूंकि ग्रह मैत्री के भाव में है, इसलिए व्यक्ति के सामाजिक संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य सहयोग के माध्यम से उन्नति करना होता है। वह दूसरों के साथ जुड़ करके काम करने में विश्वास रखता है और अक्सर एक अच्छे टीम लीडर या फिर मार्गदर्शक के रूप में उभरता है। मित्र राशि में सकारात्मक प्रभाव क्या होता है? मुख्य शक्ति आत्मविश्वास और आंतरिक स्पष्टता के रूप में प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर समाज का कल्याण करना। जीवन की राह तुलनात्मक रूप से सरल और सहयोगी होती है। कर्म का संदेश क्या होता है? अपनी शक्तियों का उपयोग अहंकार के बिना रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। मित्र राशि में जब कुछ सहज होने के कारण व्यक्ति कभी कभी आलसी हो जाता है, तब संघर्ष कम हो जाता है तो विकास की गति धीमी पड़ जाती है। चाहे करियर की बाधाएं हो, विवाह में देरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गुरुजी के प्रभावी ज्योतिषीय उपाय चमत्कारिक परिणाम देते हैं। उनकी ऑनलाइन ज्योतिष परस ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन सेवा उन लोगों के लिए वरदान है जो घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। यदि आप प्रामाणिकता और स्पष्टता चाहते हैं तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। मित्र राशि का आत्मकारक एक वरदान है, लेकिन उसका पूर्ण लाभ तभी मिल पाता है जब व्यक्ति इस सहजता का उपयोग करके अधिक ऊंचे लक्ष्यों की ओर बढ़े, न कि केवल सुख सुविधाओं में खो जाए। ज्योतिष शास्त्र में जब आत्मकारक ग्रह अपनी सम या न्यूट्रल राशि में होता है तो क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। अपनी सम या न्यूट्रल राशि में स्थित होता है तो ये आत्मा की एक बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक अवस्था को दर्शाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक राजा यानी आत्मा किसी ऐसे स्थान पर है जो ना तो उसका घर है ना ही शत्रु, बल्कि एक सार्वजनिक तटस्थ स्थान है। यहाँ संतुलन और निष्पक्षता है। जब आत्मकारक
सम राशि में होता है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत ही संतुलित होता है। वह ना तो बहुत अधिक भावुक होता है और ना ही बहुत अधिक कठोर होता है। जीवन के प्रति उसका नजरिया जैसा है वैसा ही होता है। इस जन्म का मुख्य उद्देश्य मध्यम मार्ग को अपनाना और अतिवाद से बचना होता है। अनुकूलनशीलता कैसे होगी? चूंकि राशि का वातावरण ग्रह के लिए ना तो बहुत सुखद है और ना ही बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसलिए ऐसे में व्यक्ति गजब की अनुकूलनशीलता लिए हुए होता है। वह किसी भी परिस्थिति, वातावरण या लोगों के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम भी होता है। उसकी आत्मा का उद्देश्य लचीलापन सीखना और परिस्थिति के अनुसार खुद को बनाना होता है। यहाँ प्रयास और परिणाम का सीधा संबंध क्या है? उच्च या मित्र राशि में चीजें कभी कभी भाग्य से मिल जाती हैं और नीच या शत्रु राशि में संघर्ष ज्यादा होता है, लेकिन सम राशि में नियम बहुत सीधा है। जितना कर्म करो उतना ही फल मिलेगा। यहाँ आत्मा को ये सिखाया जाता है कि जीवन एक गणित की तरह है। यहाँ ना तो कोई अतिरिक्त पक्षपात है और ना ही कोई आवश्यक दंड है। वास्तुनिष्ठता क्या है इसमें? सम राशि का आत्मकारक व्यक्ति को एक अच्छा निरीक्षक बनाता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय लक्ष्यों और तर्क के आधार पर काम करता है। वह जीवन की समस्याओं को एक बाहरी व्यक्ति की तरह दिखने और सुलझाने की क्षमता रखता है। ऐसे में शांतिपूर्ण विकास, यहाँ विकास की गति ना तो बहुत तेज होती है और ना ही बहुत धीमी। ये एक स्थिर यात्रा को दर्शाता है। आत्मा का मुख्य उद्देश्य यहाँ धीरे धीरे लेकिन निरंतर प्रगति करना होता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर एक शांति प्रिय जीवन जीना पसंद करता है, जहाँ बहुत अधिक उतार चढ़ाव ना हो। सम राशि में आत्मकारक का क्या प्रभाव होता है? स्थिरता और व्यवहारिक बुद्धि। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या बनता है? यहाँ मोह और द्वेष से मुक्त होकर के साक्षी भाव विकसित होता है। जीवन की राह क्या बनती है? यहाँ तार्किक और व्यवस्थित और संतुलित होती है। कर्म का संदेश यहाँ क्या मिलता है? जीवन को एक कर्तव्य यानी ड्यूटी की तरह निभाना, बिना किसी शिकायत या अहंकार के। कभी कभी सम राशि में होने के कारण व्यक्ति उदासीन हो जाता है। सब ठीक है या जो हो रहा है होने दो, ऐसा भाव उसे जुनून की कमी महसूस कराता है। सम राशि में स्थित आत्मकारक एक न्यायप्रिय और व्यवहारिक आत्मा का संकेत है। ये बताता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में बहुत अधिक प्रयोग करने के बजाय जीवन के सत्यों को शांति से समझने और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने के लिए आई है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं, या दुख स्थान भी इनको कहा जाता है। जब आत्मकारक ग्रह इन भावों में स्थित होता है तो ये आत्मा की यात्रा को अत्यंत गहन, चुनौतीपूर्ण, परिवर्तनकारी बना देता है। इसे अक्सर आध्यात्मिक अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जाता है। 6ठे भाव में आत्मकारक क्या करता है? सेवा और संघर्ष करवाता है। यदि आत्मकारक 6ठे भाव में हो तो आत्मा का उद्देश्य सेवा यानी सर्विस और अनुशासन के माध्यम से शुद्ध होना होता है। इसमें चुनौतियां क्या होती हैं? विरोध, शत्रु, ऋण या स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं। उद्देश्य क्या होता है? क्षमा करना सीखना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना और कठिन परिश्रम के माध्यम से अपने अहंकार को गला देना। ये स्थिति व्यक्ति को एक योद्धा की तरह संघर्षों से लड़कर निखरने का अवसर देती है। 8वें भाव में अगर आत्मकारक की स्थिति हो तो क्या होता है? रूपांतरण और रहस्य का साथ होता है उसके। 8वां भाव मृत्यु, पुनर्जन्म और गहरे रहस्यों का स्थान है। यहाँ आत्मकारक का होना आत्मा के पूर्ण रूपांतरण को दर्शाता है। चुनौतियां भी होती हैं। क्या होती हैं? जीवन में अचानक आने वाले बड़े बदलाव, अनपेक्षित संकट या मानसिक पीड़ा। उद्देश्य क्या होता है? मोह का त्याग करना और यह समझना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसी आत्मा का उद्देश्य है आध्यात्मिक शोध
योग या गूढ़ ज्ञान के माध्यम से अमृत की खोज करना होता है। ये स्थिति व्यक्ति को अत्यंत साहसी और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। 12वें भाव में आत्मकारक का संबंध, 12वें भाव में आत्मकारक का होना या उस 12वें भाव से उसका संबंध, ये बताता है त्याग और मोक्ष। 12वां भाव मोक्ष और व्यय और एकांत का स्थान है। जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक का यहाँ होना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचा माना जाता है। यहाँ चुनौतियां क्या होती हैं? अलगाव की भावना, भौतिक नुकसान या अकेलेपन का अनुभव होना। उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस जन्म का मुख्य उद्देश्य मुक्ति है और आत्मा यहाँ ये सीखने आई है कि भौतिक जगत की वस्तुओं से कैसे उपराम हुआ जाए। दान, ध्यान और एकांत के माध्यम से ये आत्मा परम शांति की ओर बढ़ती है। त्रिक भाव में आत्मकारक के सामान्य परिणाम, जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, ऐसे ही त्रिक भाव का आत्मकारक व्यक्ति को कठिन अनुभवों से गुजारकर उसकी आत्मा की अशुद्धियों को दूर करता है, अहंकार का नाश करता है। इन भावों में ग्रह की स्थिति व्यक्ति के सांसारिक अहंकार को बार बार चोट पहुंचाती है ताकि वो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सके। आध्यात्मिक झुकाव भी होता है। ऐसे लोग अक्सर दुनिया की नज़र में संघर्षरत दिखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। त्रिक भाव में आत्मकारक क्या संदेश देता है? दृष्टिकोण, संभावनाओं को दंड नहीं बल्कि सीख समझना चाहिए। शक्ति, भारी दबाव में भी ना टूटने वाली आंतरिक दृढ़ता होनी चाहिए। परम लक्ष्य क्या है? स्वयं को भौतिक बंधनों से मुक्त कर उच्च चेतना से जोड़ना होता है। इसमें त्रिक भाव में आत्मकारक होने पर व्यक्ति को शिकायत करने के बजाय स्वीकार भाव विकसित करना चाहिए। जितना अधिक आप परिस्थितियों का विरोध करेंगे, संघर्ष उतना बढ़ेगा। जितना अधिक आप समर्पण करेंगे, मार्ग उतना ही सरल हो जाएगा। ज्योतिष में त्रिकोण भाव 1, 5 और 9 स्थान को लक्ष्मी स्थान और सबसे शुभ भाव माना गया है। जब आत्मकारक ग्रह का संबंध इन भावों से हो, इन भावों में स्थित होता है आत्मकारक, तो ये माना जाता है कि आत्मा एक बहुत ही ऊंचे उद्देश्य और सकारात्मक प्रभाव के साथ इस धरती पर आई है। प्रथम भाव, इसमें आत्मकारक स्वयं की खोज से संबंधित है। यदि आत्मकारक लगन में हो तो व्यक्ति का पूरा जीवन उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उद्देश्य क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। व्यक्ति को समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनानी होती है। प्रभाव क्या होता है इसका? ऐसी आत्मा बहुत प्रभावशाली होती हैं जिनका शरीर मन एक ही दिशा में काम करते हैं। इनका मुख्य लेसन इनको क्या मिलता है? अपने अहंकार और आत्मसम्मान के बीच का अंतर समझते हैं। पंचम भाव में अगर आत्मकारक की स्थिति हो या पंचम भाव से संबंध हो तो सृजन और बुद्धिमत्ता से इसको जोड़ता है। पंचम भाव ज्ञान का है, बुद्धि का है, संतान और पूर्व पुण्य कर्मों का है। यहाँ आत्मकारक का होना आत्मा की रचनात्मकता को दर्शाता है। उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान का प्रचार और सर्जन। ऐसी आत्मा का उद्देश्य है अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ नया रचना, जैसे कला, लेखन या शिक्षा, इनमें होता है। प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति जन्मजात बुद्धिमान होता है और उसे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल सहजता से मिलता है। उसका उद्देश्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना भी होता है। अब नवम भाव में अगर आत्मकारक की स्थिति हो या नवम भाव से आत्मकारक ग्रह का संबंध हो, धर्म और गुरु का स्थान। 9वां भाव भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ आत्मकारक का होना मोक्ष की ओर एक मजबूत कदम माना जा सकता है। उद्देश्य यहाँ क्या बनता है? धर्म की स्थापना और सत्य की खोज। ऐसी आत्मा का उद्देश्य गुरुओं की सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना और उच्च मूल्यों पर आधारित जीवन जीना होता है। इसका प्रभाव होता है व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है।
उसे जीवन में सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाता है। उनका संदेश समाज को सही रास्ता दिखाना होता है। त्रिकोण भाव में आत्मकार के प्रभाव और भी हैं। ईश्वरीय सुरक्षा त्रिकोण भाव में होने के कारण व्यक्ति को जीवन के कठिन समय में भी किसी न किसी अदृश्य शक्ति की मदद मिलती रहती है। अन्य भावों की तुलना में यह आत्मा को अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए कम संघर्ष करना पड़ता है। अवसर खुद चलकर व्यक्ति के पास आते हैं। नैतिक बल से क्या संबंध है? व्यक्ति का चरित्र आमतौर पर बहुत मजबूत और नैतिक हो जाता है। वह गलत कार्यों की ओर जल्दी आकर्षित नहीं होता। त्रिकोण भाव में आत्मकारक अगर हो तो क्या संदेश देता है? इसमें मुख्य शक्ति क्या है? पूर्व जन्म के संचित पुण्य और ईश्वरीय आशीर्वाद। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? अपने ज्ञान और प्रभाव से समाज में प्रकाश फैलाना। जीवन की राह क्या होनी है? सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और सम्मानजनक। सतर्कता, भाग्य के भरोसे बैठ करके पुरुषार्थ को ना छोड़ना चाहिए। अगर छोटे में समझें तो त्रिकोण में स्थित आत्मकारक ये दर्शाता है कि आप एक धन्य आत्मा हैं। आपका उद्देश्य केवल अपना भला करना नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म के माध्यम से दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश करना होता है। ज्योतिष शास्त्र में केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 इनको कुंडली में स्तंभ माना जाता है। ये भाव हमारे जीवन के भौतिक आधार और क्रियाशीलता को दर्शाते हैं। जब आत्मकारक ग्रह का संबंध केंद्र स्थानों से हो तो आत्मा का मुख्य उद्देश्य कर्म और प्रभाव के माध्यम से स्वयं को सिद्ध करना होता है। प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस से अगर आत्मकार का संबंध है तो सब शक्ति का जागरण वाला स्थान है। क्योंकि लगन प्रथम भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों है तो यहाँ आत्मकारक होना आत्मा को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। उद्देश्य क्या होता है? यहाँ अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना। ऐसी आत्मा का लक्ष्य दूसरों के अधीन रहने के बजाय अपने सिद्धांतों पर जीना होता है। प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व चुंबकीय होता है और जीवन का मुख्य लेसन अपने अहंकार को आत्मविश्वास में बदलना होता है। चतुर्थ भाव, अगर चतुर्थ भाव से संबंध हो आत्मकारक का, सुख और आंतरिक शांति का यह स्थान है। चौथा भाव हृदय का स्थान है, सुख का स्थान है और जड़ों का स्थान भी है। यहाँ आत्मकारक का होना आत्मा की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? आंतरिक सुख की खोज। ऐसी आत्मा का उद्देश्य केवल भौतिक संपदा नहीं बल्कि मानसिक संतोष और परिवार की सेवा करना होता है। इसका प्रभाव होता है व्यक्ति दूसरों की सद्भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। ऐसे में जीवन का पाठ क्या होता है? बाहरी शोर के बीच अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। सप्तम भाव भी केंद्र स्थान है। यहाँ पर आत्मकारक की स्थिति या इस स्थान के स्वामी के साथ आत्मकारक का संबंध। इसमें साझेदारी और दर्पण का स्थान है सातवां भाव, और सातवां भाव दूसरे के साथ हमारे संबंधों और समाज का भी है। यहाँ आत्मकारक का होने की विशेष कार्मिक स्थिति है। यहाँ उद्देश्य क्या है? दूसरों के माध्यम से स्वयं को जानना। आत्मा या निस्वार्थ प्रेम और समझौता सीखने के लिए आती है। प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति का जीवन दूसरे जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के इर्द गिर्द घूमता है। जीवन का पाठ क्या मिलता है? जीवन में लेसन क्या मिलता है? यहाँ से अपने व्यक्तित्व को दूसरों के प्रति संतुलित करना। अब दशम भाव में आत्मकारक का होना, या आत्मकारक का संबंध दशम भाव से होना, किसी भी तरह से कर्म और उत्तरदायित्व। दसवां भाव कर्म, कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान है। केंद्र में यह सबसे शक्तिशाली स्थान माना गया है। इसमें उद्देश्य क्या होता है? जातक का समाज के प्रति अपने कर्तव्यों यानी ड्यूटी को निभाना। ऐसी आत्मा का उद्देश्य एक बड़ा प्रभाव छोड़ता है और उसे कर्मठ बनाता है। प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति कार्य केंद्रित होता है। जीवन का मुख्य पाठ यानी लेसन ये है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों और नैतिकता को कैसे बनाए रखा जाए। केंद्र भाव में आत्मकारक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अत्यधिक सक्रियता। केंद्र में बैठा आत्मकारक व्यक्ति को कभी बैठने नहीं देता। वह उसे लगातार कर्म करने और दुनिया में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करता है।
दृश्यता क्या है? ऐसे व्यक्ति की आत्मा के गुण और उसके संघर्ष समाज को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वो छुप करके जीवन नहीं जीते, बल्कि फ्रंट लाइन पर रह करके नेतृत्व करते हैं। मजबूत आधार होता है। केंद्र में आत्मकारक होने से व्यक्ति के जीवन की नींव मजबूत होती है। वह कठिन समय में भी जल्दी डगमगाता नहीं है। केंद्र में आत्मकारक का संदेश क्या है? संदेश है कि नेतृत्व क्षमता और क्रियाशीलता बनाए रखो। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या होता है? कर्म को ही पूजा मान करके जीवन जीना। केंद्र में आत्मकारक का क्या संदेश है? मुख्य शक्ति, नेतृत्व क्षमता और क्रियाशीलता। इसमें आध्यात्मिक उद्देश्य क्या बनता है? कर्म को ही पूजा मान करके जीवन जीना। जीवन की राह क्या होती है? जिम्मेदारियों से भरी लेकिन सम्मानजनक। कर्म का संदेश क्या होता है? संसार का त्याग करने के बजाय संसार में रहकर धर्म का पालन करना। अगर हम संक्षिप्त रूप से बात करें तो केंद्र में स्थित आत्मकारक ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में अधिकार प्राप्त करने और उत्तरदायित्व निभाने आई है। आपका उद्देश्य है पलायन करना नहीं है, बल्कि संसार रूपी रंगमंच पर अपनी भूमिका को पूरी मजबूती से निभाना है। ज्योतिष शास्त्र में सेकंड हाउस और तृतीय हाउस और एकादश भाव से अगर संबंध हो आत्मकारक का, तो यहाँ क्या फल बताए गए? इन भावों का संबंध हमारे संसाधनों, पुरुषार्थ और सामाजिक उपलब्धियों से है। जब आत्मकारक ग्रह इन भावों में स्थित होता है तो आत्मा का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक जगत और व्यक्तिगत प्रयासों के बीच संतुलन बनाना होता है। अब द्वितीय भाव को समझें। द्वितीय भाव में आत्मकारक हो या उसका संबंध हो द्वितीय भाव से, तो मूल्यों और वाणी की शुद्धि से क्या संबंध है? दूसरा भाव धन, परिवार, संस्कार और वाणी का है। यहाँ आत्मकारक का होना आत्मा को संसाधनों के सही उपयोग की सीख देता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सत्य बोलना और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा करना। ऐसी आत्मा का मुख्य पाठ लेसन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और धन के प्रति मोह को कम करना होता है। प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति को अपने परिवार की जिम्मेदारियां जल्दी उठानी पड़ती हैं। जीवन का पाठ ये है कि वास्तविक संपत्ति चरित्र है, न कि केवल बैंक बैलेंस। तीसरा भाव कुंडली का थर्ड हाउस में आत्मकारक हो या उसका संबंध हो तो क्या होगा? साहस और पुरुषार्थ से इसका संबंध है। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन और संचार और कलात्मक कौशल का है। यहाँ आत्मकारक का होना आत्मा की जिजीविषा को दर्शाता है। विल टू लाइव एक्ट। उद्देश्य क्या है? अपने डर पर विजय प्राप्त करना। ऐसी आत्मा का उद्देश्य अपने स्वयं के प्रयासों से जीवन का निर्माण करना है। प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति बहुत साहसी और परिश्रमी होता है। उसे जीवन में कई यात्राएं करनी पड़ती हैं। यहाँ मुख्य लेसन ये मिलता है कि अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने के बजाय उनकी रक्षा और सही संचार के लिए किया जाना चाहिए। एकादश भाव यानी 11th हाउस, आत्मकारक का यहाँ होना या इससे संबंध होना, इससे पता चलता है इच्छाएं और समाज कल्याण का। 11वां भाव लाभ, बड़े भाई बहन और मित्रों और सामाजिक दायरे का स्थान। यहाँ आत्मकारक का होना इच्छाओं के प्रबंधन का संकेत है। उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति लाभ के ऊपर उठ करके सामूहिक लाभ के बारे में सोचता है। ऐसी आत्मा का उद्देश्य अपनी सफलताओं को समाज के साथ साझा करना होता है। प्रभाव क्या होता है? व्यक्ति के पास बहुत सी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जीवन से लेसन क्या सीखना है? कौन सी इच्छाएं आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी हैं और कौन सी केवल बंधन हैं? इन भावों यानी 2, 3 और 11 में आत्मकारक की सामान्य विशेषताएं क्या हैं? आइए इसको समझें। उपचय का प्रभाव। तृतीय और एकादश भाव उपचय भाव में। इसका अर्थ है कि यहाँ स्थित आत्मकारक समय के साथ और अधिक मजबूत होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख कर अधिक सफल होता है। व्यवहारिक जगत से जुड़ाव कैसे होगा? ये भाव व्यक्ति को पूरी तरह से सन्यासी नहीं बनने देता, बल्कि उसे संसार में रहकर अपने कर्तव्यों और महत्वाकांक्षाओं के बीच रास्ता निकालने के लिए प्रेरित करता है।
संसाधनों का प्रबंधन क्या है, संसाधनों का प्रबंधन इससे क्या संबंध है? इन तीनों भावों का संबंध किसी न किसी रूप से प्राप्ति से है। यहाँ आत्मा ये सीखने आती है कि उसे जो कुछ भी प्राप्त है उसका सदुपयोग कैसे करना है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इन भावों में स्थित आत्म कारक ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में अनुभव और विस्तार के लिए आई है। आपका उद्देश्य है अपने पुरुषार्थ से संसाधनों को जुटाना और फिर उनका उपयोग एक ऊंचे आदर्श के लिए करना होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपने समझा कि आत्म कारक कौन सा ग्रह होता है और आत्म कारक की विशेषताएं क्या हैं। आत्म कारक किस भाव में हो तो क्या इशारा करता है, यह आत्म कारक किस राशि से संबंध बना रहा हो तो क्या संकेत देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आत्म कारक किस नक्षत्र में हो तो उस नक्षत्र के गुण को लेकर के वो आत्म कारक व्यक्ति को कैसे परिवर्तित करता है, किस ओर ले जाता है, उसकी आत्मा को क्या उपदेश देता है। ऐसा ग्रह जो किसी विशेष नक्षत्र में है क्या मार्गदर्शन देता है, किस ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करनी होगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। चाहे करियर की बाधाएं हो, विवाह में देरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गुरुजी के प्रभावी ज्योतिषीय उपाय चमत्कारिक परिणाम देते हैं। उनकी ऑनलाइन ज्योतिष परस ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन सेवा उन लोगों के लिए वरदान है जो घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। यदि आप प्रामाणिकता और स्पष्टता चाहते हैं तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है।